नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवा शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन समारोह में हरी झंडी दिखाकर नई उड़ान का फ्लैग ऑफ किया। नई हवाई कनेक्टिविटी से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और ये पर्यटन और व्यापार के लिए भी लाभकारी साबित होगी। बता दें आपको कि उद्घाटन कार्यक्रम में एयरलाइंस के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी हमारी प्राथमिकता है और इससे उत्तराखंड में हवाई नेटवर्क और मजबूत होगा। नई उड़ान सेवा से यात्रियों में उत्साह है और आने वाले समय में ये राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। प्रतिदिन सीधी उड़ान यहाँ से प्रारंभ हो रही है। लंबे समय से इसके लिए हम सभी सीधी सेवा चलाने के लिए प्रयासरत थे और ये सेवा न केवल उत्तराखंड और दक्षिण भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी को और सशक्त बनाएगी और मजबूत बनाएगी, बल्कि सभी नागरिकों को भी जिनको यहाँ से बेंगलुरु के लिए आवागमन करना है या वहाँ से यहाँ आना है, उन सभी को अच्छी सुविधा इससे प्राप्त होगी और इससे हमारा टूरिज्म सेक्टर, व्यापार और सामाजिक आर्थिक विकास को भी एक नई आर्थिक गति मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि बेंगलुरु भारत का एक प्रमुख आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र है, एक बड़ा एजुकेशन का भी हब है और इसके साथ साथ आईटी का भी हब है। इस सेवा के प्रारंभ होने से व्यापारियों को, स्टूडेंट्स को, हमारे टूरिस्ट को और इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करने वाले और साथ में आम नागरिकों को बहुत आसानी होगी। उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नेतृत्व में बनाई गई इस टीम से प्रदेश सरकार का लक्ष्य साफ नजर आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। इस नई कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छाप साफ दिखाई दे रही है। बता दें, महेंद्र भट्ट और सीएम धामी की जोड़ी का गठजोड़ इस सूची में पूरी तरह नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी के विरोधियों की एक न चली और संगठन पर उन्हीं की पकड़ बरकरार दिखाई दी। ये संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश का पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री धामी के कंधों पर डाल दिया है। बीजेपी सशक्त संगठन तैयार। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की नई सूची जारी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टीम का किया ऐलान। प्रदेश उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी समेत कई पदों की घोषणा। कई विधायकों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। अनिल गोयल, राजेंद्र सिंह बिष्ट और श्रीपाल राणा बने प्रदेश उपाध्यक्ष। दीप्ति रावत, कुंदन परिहार, तरुण बंसल बने प्रदेश महामंत्री। सतीश रखेड़ा, आदित्य चौहान को प्रदेश मंत्री का जिम्मा। दीपिका वोहरा, नलिल भट्ट भी प्रदेश मंत्री बनाए गए। पुनीत मित्तल प्रदेश कोषाध्यक्ष, साकेत अग्रवाल सह कोषाध्यक्ष। सुरेश जोशी बनाए गए उत्तराखंड बीजेपी मुख्य प्रवक्ता। मनवीर चौहान को मीडिया संयोजक की मिली जिम्मेदारी। महिला मोर्चा की कमान रुचि चौहान भट्ट को दी गई। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह नेगी को सौंपी गई। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बलवीर घुनियाल बनाए गए। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह राणा बने। भाजपा संगठन की नई टीम की घोषणा हो चुकी है और नई टीम को भी अगर देखा जाए तो इस नई टीम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी छाप बरकरार रखी है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जो जुगलबंदी दिखाई देती है और जो उनकी जोड़ी है, उस जोड़ी की छाप इसमें जो है वो देखने को मिली।
वहीं अगर इसे देखा जाए तो कुछ नामों पर गौर करने वाली बात है। हरिद्वार से स्वामी यतीश्वरानंद की बात करें, पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी बात की जाए तो उन्हें जो है इस सूची में जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यतीश्वरानंद को देखा जाए तो यतीश्वरानंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत के खेमे से उलट जो है वो माने जाते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए प्रदेश महामंत्री में भी दीप्ति रावत को शामिल किया गया, उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया। दीप्ति रावत की बात की जाए तो दीप्ति रावत ने 2022 में डोईवाला से विधानसभा का टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी ब्रिजभूषण गैरोला को टिकट जो है वो दिया गया था। वहीं अगर कुछ और नामों पर विचार किया जाए, चाहे वो कोटद्वार से हो या फिर बिशन सिंह चुफाल जो कि वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है, उनकी बेटी को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरीके से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें शामिल जो है इसमें नहीं किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जो है इसमें छाप बरकरार रखी है और देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी जो है जो पहली पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका भी ये देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर पूरा दामोदर जो है वो प्रदेश का सौंप दिया है, चाहे वो संगठन के मामले में हो या फिर अन्य मामलों में हो। ऐसे में अब माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही धामी कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है और नवरात्र में जो है धामी कैबिनेट के विस्तार के संकेत भी अब साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश की कार्यकारिणी जो है वो गठित हुई है। वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोधी कई बार ये चर्चाएं चलती हैं कि मुख्यमंत्री हटने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हटने जा रहे हैं, तो इस सूची के बाद जो इस सूची में का समावेश देखा जाए तो उसके बाद ये चीजें भी देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 5 साल भी पूरे जो है वो कर सकेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी जो टीम बनाई गई है 2027 में ये कितना कमाल करती है, 2027 में ये टीम हैट्रिक लगा पाती है या फिर किस तरीके से आगे देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ नरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। वहीं इस संगठन के बाद बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई, जिनमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम की सराहना की। देखिए, पार्टी हर व्यक्ति के बारे में विचार करती है, कौन कहां पर किस जगह पर फिट हो सकता है, इसको लेकर के पार्टी पूर्ण गंभीरता से सोचती है और 2027 को चुनाव को लेकर के भी बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में हरियाणा पुलिस के एसआई पर फायरिंग कर फरार चल रहे आरोपी ने पुलिस दबिश के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि आरोपी पर धोखाधड़ी और साथ ही महिलाओं से फर्जी साइन कराने के कई जो मामले हैं वो दर्ज थे और वहीं अब फरार आरोपी की आत्महत्या के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुकदमा भी जानलेवा हमले का हरिद्वार में जिन पुलिस द्वारा लिखवाया गया था, उसकी तलाश में हरिद्वार पुलिस और जिंद पुलिस लगी थी। एक सूचना के आधार पर कि लक्ष्मण चौक क्षेत्र जो हमारे कोतवाली में पड़ता है, यहाँ इसके होने की संभावना, इसको देखते हुए संयुक्त टीम जो है देहरादून पुलिस और जिंद पुलिस और हरिद्वार पुलिस के साथ बनाई गई थी। उस एरिया की कॉम्बिंग करके एक मकान है जहाँ सस्पेक्टेड उसके छुपने की संभावना थी, जो उसके रिश्तेदार ही लगते हैं, वहाँ पर थी संभावना। और वहाँ जब तलाशी लेने का जब प्रयास किया गया तो पता चला कि अभियुक्त अंदर छुपा हुआ है कमरे के अंदर और उनके जो रिलेटिव है, जो अभियुक्त के जो रिलेटिव है, उनको बुला करके इनको सरेंडर करने के लिए बताया जाए। और कमरे के अंदर जब पुलिस ने घुसने का प्रयास किया तो पुलिस से घिरा देखकर और आवेश में आकर उसने आत्मसमर्पण न करते हुए खुद को गोली मार ली। क्योंकि मौके का निरीक्षण के बाद और जो समझ घटनास्थल था और फोरेंसिक टीम द्वारा भी इसमें निरीक्षण कर लिया गया और प्रथम दृष्टया जो जिनके रिलेटिव जिनके घर में छुपा था उनके द्वारा भी संपूर्ण घटनाक्रम को इसी तरह बताया गया। बाकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जहाँ पैनल से पोस्टमार्टम भी होगा और आवश्यक कार्रवाई आगे की जा रही है। उधर आपको बता दें केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF के तहत 455.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने PM और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया, जिसे आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ये राशि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेजी से लागू करने में मदद करेगी। देखिए, जो आपदा के कारण जो उत्तराखंड के आर्थिकी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा किया था 1200 करोड़ रुपए की। उसी के क्रम में कल हमको 455 करोड़ रुपए की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है। और ये पैसा निश्चित रूप से एक मरहम का काम करेगी आपदा के जख्म के लिए, और इससे हम राहत बचाव कार्य में तेजी लाएंगे और बाकी जो पुनर्निर्माण के कार्य है उसको तेजी लाएंगे। उधर आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर डीएम मयूर दीक्षित ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान 60 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें पानी, बिजली और अवैध अतिक्रमण के मुख्य मुद्दे हैं, और जिसके चलते डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने और कार्यालय परिसरों की सफाई पर विशेष जोर दिया। आज भी जन सुनवाई की गई, जिसमें अभी तक करीबन 60 से ऊपर जो शिकायतें प्राप्त हो गई हैं, और अभी भी कई शिकायतकर्ता भी ऑफिस में हैं, तो मुझे लगता है कि शिकायत की संख्या और बढ़ेगी। इसमें हमने जो मुख्य शिकायतें आई हैं वो कुछ बिजली के कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ पानी की सप्लाई से रिलेटेड हैं, कुछ अवैध अतिक्रमण और अन्य तरह की शिकायतें हैं, जिसमें कई शिकायतों में जो शिकायतें रिपीट हुई हैं, जिसमें पुनः शिकायतकर्ता को आना पड़ा है, उसमें संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया है और तत्काल ये सभी को सुनिश्चित करने के लिए बताया गया है कि 1 सप्ताह में लंबित शिकायतों का निस्तारण करें। उधर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन ने किसानों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि संगठन ने हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल मार्च का ऐलान किया, जिसके चलते हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पदाधिकारियों ने साफ कहा कि 17 सितंबर को किसान सड़कों पर उतरेंगे और संसद की ओर कूच करेंगे, जिसमें किसानों की मांगों में गन्ना भुगतान को लेकर कोर्ट के आदेशों को लागू कराना, गन्ने का मूल्य बढ़ाना और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को तेजी करना जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, संगठन का कहना है कि किसानों की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो आज किसान संगठन सड़कों पर उतरने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मांगों को जोरों के साथ उठा रहे हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं किसान का बेटा हूँ। हमने भी हल चलाया, फावड़ा चलाया, गदाला चलाया है, कच्ची चलाई है, खुरपा चलाया है। तो आज दर्द हमें भी हुआ कि यार जब इनका विधायक, सांसद, मंत्रियों का वेतन बढ़ता है तो एक कमरे में बैठ के मीटिंग होकर वो सब चीज़ हो जाती है। ओके, किसान परेशान क्यों हैं? कभी जाना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कभी जाना गृह मंत्री जी ने। जो किसान मंत्री बनते हैं उन्होंने जाना कि किसान की मेहनत कितनी होती है, किसान कैसे अन्न पैदा करता है, किसान कैसे गन्ना पैदा करता है। कभी जाना नहीं, सिर्फ एसी कमरों में बैठ के मीटिंग करना जाना है। ये जो 17 तारीख को सुबह 9 बजे किसान नेता किसान घाट से चलेंगे, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा माँ गंगा जी से प्रार्थना करके इनको जल और संघ के साथ जो हमारी यात्रा शुरू होती है, संघ की धुनी होती है, उसके साथ हम शुरू करेंगे। इनका यात्रा सफल होगी, ऐसा आशीर्वाद देंगे। पक्ष और विपक्ष जितने हमारे सांसद या विधायक हैं, अगर तनख्वाह बढ़ानी हो तो ये सब एक हो जाए। तो हम ये चाह रहे हैं भारत सरकार को जगा दें, पक्ष विपक्ष के जितने सांसद हैं उनको गंगा जल उनके चेहरे पर छिड़क दें। उस संसद को जो है, जो मंदिर है हमारा लोकतंत्र का, उसे भी पवित्र कर दें और सरकार को मजबूर करें ये कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हो। हम 17 तारीख में सुबह ही यहाँ किसान घाट से गंगा जल लेके और तिरंगा अपने कंधों पर रख के चलें और संसद तक पैदल जाएंगे। दिन में पैदल मार्च करेंगे, रात को स्टे करेंगे। उधर हल्द्वानी में आपको बता दें कि भीमताल विधानसभा के ओखलकांडा क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। दरअसल खराब सड़कों से आवागमन बाधित और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कार्डों से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। पूर्व मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में नारेबाजी की गई। वहीं मौके पर पहुंचे हल्द्वानी एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों को बुलाया और जल्द सुधार का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन शांत हुआ। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो पहाड़ का आवागमन है और जो वहाँ की सड़कें हैं, तो क्योंकि उनकी हालत तो बहुत नाजुक हो चुकी है, क्योंकि अगर कभी भी कोई 4 व्हीलर वहाँ पर जाता है तो उसके बाद स्कूटी बाइक वाले कोई मतलब पास नहीं ले पाते हैं, क्योंकि गड्ढे हैं,
अब गड्ढों में जो है अभी विधायक जी के नेतृत्व में वहाँ पर थोड़ा बहुत मिट्टी का भराव किया गया है, जो कि आज कीचड़ के कारण गड्ढे बन चुके हैं। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमने अभी पनेरू जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं, जब लोकतंत्र में कोई सुनवाई ना हो, लोकतंत्र में कोई अधिकारी किसी की सुने ना, तानाशाह हो जाए, भ्रष्टाचार के आकंड में डूब जाए, तो यही रणनीति अपनानी पड़ेगी। आज एसडीएम के लिए अपनाई, कल कमिश्नर के लिए अपनाएंगे, परसों डीएम के लिए अपनाएंगे, फिर सीएम के लिए अपनाएंगे, फिर चीफ सेक्रेटरी के लिए अपनाएंगे। बचेगा कोई नहीं। नेपाल जैसी स्थितियां इस देश में, इस राज्य में पैदा मत करो। लोगों की आवाज़ बनो, जन समस्याओं का निराकरण करो। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम आग लगाने वाले लोग नहीं हैं, हम माओवादी नहीं हैं। भारत अगर अगर श्रेष्ठता में कोई राज्य आता है तो उत्तराखंड राज्य आता है। उत्तराखंड के लोगों की शहादत, उत्तराखंड के लोगों का सेना के प्रति योगदान, बलिदान इस देश में कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड के लोगों को ठगने का काम अब नहीं होने दिया जाएगा। सड़कें जो 3 साल से कमिश्नर साहब ने उस सड़क का संज्ञान लिया था, उस सड़क पर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए हम कमिश्नर के आवास पर आए हैं। कमिश्नर साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। स्थिति अत्यधिक खराब है, दयनीय है। इन बड़ी रोडों के सिवा जो अंदर के लिंक मार्ग हैं वो भी सारे टूटे हुए हैं। जनता जो है विषम परिस्थितियों में जी रही है। यातायात की इतनी समस्या है, न वहाँ पानी है, न बिजली है, न यातायात है। जनता जूझ रही है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही है कि उन क्षेत्रों में जल्दी से जल्दी जो है आवागमन की सुविधा हो, यातायात खुले और जो है संचार की व्यवस्था हो। तमाम सारी जो दिक्कत हैं उनसे जो हैं ये सरकार, ये अधिकारी समय पर चेतें। जो सड़कों के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दिया जा रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें हैं जो जनपद नैनीताल की विभिन्न सड़कों से संबंधित हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी को निश्चित किया जा रहा है। जो भी सड़क संबंधी मामले हैं तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। उधर उत्तराखंड बीजेपी के नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अवनिंद्र भट्ट नेतृत्व में बनाई गई इस टीम से प्रदेश सरकार का लक्ष्य साफ नजर आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। इस नई कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छाप साफ दिखाई दे रही है। बता दें, महेंद्र भट्ट और सीएम धामी की जोड़ी का गठजोड़ इस सूची में पूरी तरह नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी के विरोधियों की एक न चली और संगठन पर उन्हीं की पकड़ बरकरार दिखाई दी। ये संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश का पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री धामी के कंधों पर डाल दिया है। बीजेपी सशक्त संगठन तैयार। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी की नई सूची जारी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टीम का किया ऐलान। प्रदेश उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी समेत कई पदों की घोषणा। कई विधायकों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। अनिल गोयल, राजेंद्र सिंह बिष्ट और श्रीपाल राणा बने प्रदेश उपाध्यक्ष। दीप्ति रावत, कुंदन परिहार, तरुण बंसल बने प्रदेश महामंत्री। सतीश लखेड़ा, आदित्य चौहान को प्रदेश मंत्री का जिम्मा। दीपिका वोहरा, नलिल भट्ट भी प्रदेश मंत्री बनाए गए। पुनीत मित्तल प्रदेश कोषाध्यक्ष, साकेत अग्रवाल सह कोषाध्यक्ष। सुरेश जोशी बनाए गए उत्तराखंड बीजेपी मुख्य प्रवक्ता। मनवीर चौहान को मीडिया संयोजक की मिली जिम्मेदारी। महिला मोर्चा की कमान रुचि चौहान भट्ट को दी गई। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह नेगी को सौंपी गई। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बलवीर घुनियाल बनाए गए। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह राणा बने। भाजपा संगठन की नई टीम की घोषणा हो चुकी है और नई टीम को भी अगर देखा जाए तो इस नई टीम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी छाप बरकरार रखी है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जो जुगलबंदी दिखाई देती है और जो उनकी जोड़ी है, उस जोड़ी की छाप इसमें जो है वो देखने को मिली। वहीं अगर इसे देखा जाए तो कुछ नामों पर गौर करने वाली बात है। हरिद्वार से जैसे स्वामी यतीश्वरानंद की बात करें, पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी बात की जाए
तो उन्हें जो है इस सूची में जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यतीश्वरानंद को देखा जाए तो यतीश्वरानंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत के खेमे से उलट जो है वो माने जाते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए प्रदेश महामंत्री में भी दीप्ति रावत को शामिल किया गया, उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया। दीप्ति रावत की बात की जाए तो दीप्ति रावत ने 2022 में डोईवाला से विधानसभा का टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था और इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी ब्रिजभूषण गैरोला को टिकट जो है वो दिया गया था। वहीं अगर कुछ और नामों पर विचार किया जाए, चाहे वो कोटद्वार से हो या फिर बिशन सिंह चुफाल जो कि वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी है, उनकी बेटी को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरीके से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें शामिल जो है इसमें नहीं किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जो है इसमें छाप बरकरार रखी है और देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी जो है जो पहली पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका भी ये देखने को मिल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर पूरा दामोदर जो है वो प्रदेश का सौंप दिया है, चाहे वो संगठन के मामले में हो या फिर अन्य मामलों में हो। ऐसे में अब माना ये भी जा रहा है कि जल्द ही धामी कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है और नवरात्र में जो है धामी कैबिनेट के विस्तार के संकेत भी अब साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश की कार्यकारिणी जो है वो गठित हुई है। वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोधी कई बार ये चर्चाएं चलती हैं कि मुख्यमंत्री हटने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हटने जा रहे हैं, तो इस सूची के बाद जो इस सूची में का समावेश देखा जाए तो उसके बाद ये चीजें भी देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 5 साल भी पूरे जो है वो कर सकेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी जो टीम बनाई गई है 2027 में ये कितना कमाल करती है, 2027 में ये टीम हैट्रिक लगा पाती है या फिर किस तरीके से आगे देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ नरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। वहीं इस संगठन के बाद बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई, जिनमें उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बनाई गई टीम की सराहना की। देखिए, पार्टी हर व्यक्ति के बारे में विचार करती है, कौन कहां पर किस जगह पर फिट हो सकता है, इसको लेकर के पार्टी पूर्ण गंभीरता से सोचती है और 2027 को चुनाव को लेकर के भी पार्टी हर कार्यकर्ता के पर विचार करती है और जो उनको उस योग्य फिट बैठता है, फिट लगता है, उस पर वो विचार करके उसको टिकट भी देती है। और इस टीम में से भी अगर 2027 के लिए कोई योग्य प्रत्याशी के रूप में होगा तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करेगी। लेकिन ये टीम, इस टीम का लक्ष्य और पूरी जो हमारा प्रदेश संगठन है, इसका प्रथम लक्ष्य 2027 में प्रदेश के अंदर 2022 से बहुत बड़ी जीत सुनिश्चित कराना है और आने वाली है। पहला लक्ष्य जीत है, क्योंकि हमारे पार्टी का सिद्धांत है पहले देश, फिर हम हमारी पार्टी, फिर स्वयं। इसलिए इस आधार पे ही पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर दायित्ववान कार्यकर्ता काम करता है। इस कार्यकारिणी में ऐसे चेहरों को भी जगह दी गई है जिन्हें साल 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था। इसी कड़ी में प्रदेश मीडिया प्रभारी ने सूची में शामिल किए गए प्रत्याशियों पर दावा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया। निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश की टीम घोषित की गई है, नई टीम, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसकी 2027 में हैट्रिक लगे और 2022 से भी और बड़ी जीत सुनिश्चित हो सके, इसको लेकर के इस टीम का गठन किया गया है। और इस टीम में भरपूर जोश है, पूर्ण समर्पणता इनकी पार्टी के प्रति है और पूरा समय ये पार्टी को देने वाले हैं। तो ये तय है कि ये जो पूरी टीम है, इस टीम के नेतृत्व में हम 2027 में प्रदेश में हैट्रिक लगाने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करने वाले हैं।
वहीं सरगर्मियां इस बात पर भी तेज हो गई हैं कि पिछले चुनाव में टिकट मिलने से चूके लोग इस बार 2027 में प्रबल दावेदार की रेस में हैं। तो इससे साफ है कि बीजेपी ने साल 2027 के चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर वो कार्यकारिणी बैठक बनाई है। लेकिन बीजेपी की ओर से गठित ये कार्यकारिणी जमीनी स्तर पर कितनी छाप छोड़ पाएगी, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो डेस्क, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।